आज हम आरोह गद्य खंड आरोह भाग 1 के पाठ 4 विदाई संभाषण, जो कि एक निबंध है, बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा लिखित ये निबंध। इस निबंध का सारांश आज हम पढ़ेंगे कि इस पाठ में हमें बताया क्या गया है, वर्णन किस बात का किया गया है और विदाई संभाषण का शीर्षक विदाई संभाषण क्यों रखा गया। तो विदाई संभाषण निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी पर व्यंग किया गया है। उन्हें भारत विरोधी कार्य करने के लिए लज्जित किया गया था। निबंध में इस बात का जिक्र किया गया है और व्यंग्यात्मक तरीके से लॉर्ड कर्जन के विभिन्न क्रूर जो उनके कार्य आचरण थे उनको व्यक्त करते हुए लेखक ने एक तरह से इस बात पर व्यंग किया गया है कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। विदाई का करुणापूर्ण क्षण। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके कहता है कि आप भारत में स्थायी रूप से वायसराय बने रहना चाहते थे, परंतु आपके शासन का भी अंत हो गया। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा आपकी इच्छा से बड़ी है, जबकि जब तक आप अपने पद पे रहे भारत में, तब तक आप जो है ईश्वर से भी बड़ा अपने आप को मानने लगे थे। आपके दोबारा आने पर भारतवासी प्रसन्न नहीं थे, वे हमेशा आपके जाने की प्रतीक्षा किया करते थे, परंतु आज आपके जाने पर मन में करुणा जाग रही है। जिस व्यक्ति को लोग चाहते थे कि ये कब यहाँ से भाग जाए, जब उसी व्यक्ति के जाने का दिन आया तो भारतवासियों के मन में करुणा जाग गई। और ये करुणा क्यों जाग रही है? क्योंकि लेखक कहता है सचमुच विदाई का समय करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। भारत में तो पशु पक्षी तक विदाई का दर्द महसूस करते हैं, खाली मनुष्य ही नहीं। और इसके बाबत शिवशंभु नामक एक व्यक्ति का उदाहरण लेखक देता है कि शिवशंभु के पास 2 गायें थीं, दोनों आपस में लड़ती रहती थीं, किंतु जब बलशाली गाय जो क्रूर गाय थी उसको किसान ने बेच दिया और जब वो गाय अपने स्थान से विदा होने लगी तो अन्य जो कमज़ोर गायें थीं जो उससे दुखी थीं, उनको भी उस गाय के बिछुड़ने पर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने चारा नहीं खाया। जहाँ पर पशु ऐसे हैं तो वहाँ पर मनुष्य किसी की विदाई का कितना दुख मनाते होंगे, ये बात लेखक अपने इस निबंध में व्यक्त करना चाहता है। फिर वो बताता है कि शासन का अंत कैसे दुखद हुआ लॉर्ड कर्जन के, कि लॉर्ड कर्जन के शासन का अंत दुखमय हुआ। कर्जन ने इस खेल को सुखांत समझकर खेला था। उसे आरंभ से मध्य तक उसको सुख ही सुख मिला, परंतु उसका अंत दुखद हुआ। वास्तव में सारी लीला रचने वाला लीलामय कोई और ही है, ईश्वर है। घमंडी खिलाड़ी व्यर्थ ही घमंड दिखाया करता है कि वह बहुत अच्छा खेल रहा है। दूसरी बार भारत आने पर लॉर्ड कर्जन ने ऐसी योजना बनाई थी कि जिससे भारत में अंग्रेज़ों का राज सदा के लिए बना रहे, परंतु उन्होंने अपनी करतूतों से ऐसी अशांति फैला दी कि आने वाले शासकों को सुख की नींद नहीं मिल पाई। उन्होंने स्वयं भी संकट सहे और भारतीय जनता को भी दुखी किया। भारत के लोगों को इस बात का बड़ा दुख है। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी काम किया, इस कारण उसकी शान बान चली गई। भारत में लॉर्ड कर्जन की शान सबसे ऊपर थी। दिल्ली के दरबार में ईश्वर तथा महाराज एडवर्ड के बाद उनका सर्वोच्च स्थान था। उनकी कुर्सी सोने की थी। जलूस में उनका हाथी सबसे ऊंचा और आगे चला करता था, परंतु इतनी शान होने के बावजूद भी उन्हें ब्रिटेन के एक जंगी लाट के सामने नीचा देखना पड़ा था। कर्जन ने काउंसिल में गैर कानूनी ढंग से पास करा के तथा कन्वोकेशन में अनुचित भाषण देकर अपनी धीरता गंभीरता का दिखावा और दिवाला निकाल दिया। उधर विलायत में उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली, लेकिन उसकी इस धमकी का कोई असर नहीं हुआ और महारानी विक्टोरिया के शासन में उसका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। भारत से उसने इशारों पर हाकिमों पर भारत में लोग नाचा करते थे। उन्हीं के इशारों पर देश की शिक्षा और स्वाधीनता नष्ट हो गई। लॉर्ड कर्जन ने ही बंग देश के विभाजन की योजना बनाई, लेकिन उनके अपने ही देश के एक फौजी अफसर को उनके कहने पर नियुक्त नहीं किया जा सका। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारतवासी लॉर्ड कर्जन की यह पतित दशा देखकर अत्यंत दुखी हैं। अब कर्जन का जाना तय है भारत से, अतः वे इस अवधि को
कैसे काट रहे होंगे ये वो ही जानते होंगे। निर्मम शासन की याद। लेखक बाद में लॉर्ड कर्जन के मनमाने शासन को याद करते हुए कहता है कि कर्जन ने वहाँ मनमाना शासन चलाया। उसने आंख मूंद कर और कान बंद करके शासन किया। कोई भी काम प्रजा की इच्छा के अनुसार नहीं किया। कैसर और जार भी घेरने घोटने पर प्रजा की बात सुन लेते थे। ये विदेशी कुछ तानाशाह थे जिनकी बात कही गई है कि वो भी जब प्रजा उनको घेरती थी या अपनी बात उन तक पहुंचाती थी तो वो प्रजा की बातें सुन लेते थे। नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के तलवार गले में लटकाने पर उसी वक्त कत्लेआम रोक दिया था। नादिर शाह ने भी थोड़ा बहुत दया प्रजा के प्रति दिखा दी थी, लेकिन लॉर्ड कर्जन में इतनी भी ताब या दया नहीं थी कि वो भारत को के 8 करोड़ लोगों की फरियाद पर बंगाल विभाजन रोक दें। यद्यपि अब उनका भारत से जाना निश्चित हो चुका है, तो भी वे जाने जीते जीते अपने जाते जाते बंग भंग की जिद पूरी करना चाहते हैं। तब भला भारत की जनता कहाँ जाकर अपना दुखड़ा रोए। फिर लेखक कहता है कि इस पूरे प्रकरण में जैसे को तैसा मिला। भारत की प्रजा ने लॉर्ड कर्जन की मनमानी का कुफल यहीं देख लिया। उनकी जिस जिद ने भारतवासियों को दुखी किया, उसी जिद ने स्वयं कर्जन को भी अपना शिकार बना लिया। भारत की जनता भगवान की असीम अनुकंपा से और भगवान पर श्रद्धा रखती है। दुख के दिन जैसे तैसे तो ये जनता बिता लेगी, परंतु उसे इस बात का दुख है कि लॉर्ड कर्जन देश की प्रजा की श्रद्धा और उनका दिल न जीत पाए। फिर वो एक नरवरगढ़ के सुल्तान की बात करता है लेखक कि लॉर्ड कर्जन कभी कभी इस देश को अनपढ़ जनता को अपने नाम और अपने मुंह पर लाया करते थे। वही अनपढ़ प्रजा नर सुल्तान नाम के एक राजकुमार की महिमा का गीत गाती है। उस राजकुमार ने अपनी विपत्ति के दिन नरवरगढ़ नाम के राज्य में काटे थे। वहाँ उसे चौकीदार से लेकर ऊंचे पद तक उसने अनेक कार्य किए। उसने जब वो उस नरवरगढ़ से विदा लेना चाहा तो वो नरवरगढ़ की जनता का और वहाँ की भूमि का उपकार मानता था और उसने श्रद्धापूर्वक उस भूमि को प्रणाम किया। भारत की जनता आज तक उस कृतज्ञ राजकुमार को याद करती है जिसने अपने आश्रयदाता भूमि को जो है सलाम किया और उसको श्रद्धापूर्वक नमन किया। बाद में लेखक लॉर्ड कर्जन से कुछ बातें पूछना चाहता है कि क्या आप भी ऐसा विधायी संभाषण कर सकते हैं जिसमें आप अपने स्वार्थ का, अपनी मूर्खता का, धूर्तता का उल्लेख करें और भारत की भोली वाली जनता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें कि उसने आपके अत्याचार सहे। क्या आप भारत के प्राचीन गौरव और यश को फिर से जगाने की कामना कर सकते हैं? लेखक को विश्वास है कि यदि कर्जन ने ऐसा किया तो यहाँ की जनता उसकी गलतियों को क्षमा कर देगी, परंतु वो ये कहता है कि मिलॉर्ड, आप में इतनी उदारता नहीं है कि आप ऐसा काम कर सकें, क्योंकि आपको झुकना नहीं आता है। और इतना कह करके वो लेखक अपना ये निबंध पूर्ण कर देता है।